ना किसी को दवाइयों से सेहत मिलती है ना मिल सकती है, क्योंकि दवाइयाँ खुद एक पोल्यूशन है। लड़कों का उनकी ब्रेस्ट की जो स्ट्रक्चर है वो लड़कियों जैसी होने लगती है। 8-8 साल के बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है कि जी डॉक्टर साहब ये तो पीरियड शुरू हो गया इसका इतनी जल्दी और फिर बंद नहीं हो रहा। 26, 30 साल के जो लोग हैं वो घर में जाते हुए गोली खा के जाते हैं। हर बच्चे में से 8वां 10वां बच्चा जो है वो मंदबुद्धि हो रहा है। जो अभी साइंटिफिक प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि आने वाले 10-20 साल में बच्चे होने बंद हो जाएंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आप हमें हर बार नई से नई जानकारी देते हैं और ये तक बताते हैं कि आप अपने फूड को चेंज करके आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। आपने बताया कि बिना दवाई खाए मतलब कुछ टाइम बाद में दवाई आप छोड़ सकते हैं और आपकी शुगर ठीक हो सकती है, थायराइड ठीक हो सकता है, आपको और भी कई बीमारियां हैं जो वो ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। आजकल मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि बच्चे जो हैं वो ऑटिस्टिक हो रहे हैं, तो हर दूसरा बच्चा कहीं ना कहीं मंदबुद्धि भी दिखाई देता है, तो क्या ये बातें सही है? ना ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात है ना बहुत सेंसिटिव स्टेज पे पहुंच चुकी है जी। इसमें हम इसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं वो पहले काउंट कर लें। सबसे पहले तो है स्पर्म काउंट जी। बहुत सेंसिटिव होता है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ हेल्थ जी। क्योंकि इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस होगी हमारे हवा में, पानी में, फूड में, तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जाकर रिफ्लेक्ट करेगी। वो ठीक है कि नेचर का एक रिजर्व दिया होता है, वो जल्दी जल्दी उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती जी। मान लीजिए नेचर को जितने स्पर्म चाहिए तो नेचर ने पहले 5 गुना दे रखे हैं जी, तो इसलिए वो पहले शुरू में उसका पता नहीं चला जी। लेकिन अभी जो डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि अभी ग्रॉस उसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, उसके जो अलामतें हैं वो ग्रॉसली दिखने लगी हैं जी। वो पहले अलामतें हम गिना दें, जो हमारे देखने वाले ऐसे होते हैं वो भी, उनको भी वो देखेंगे अब आसपास में तो उनको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जी। आजकल ये आम हो गया है कि जो है मेन के अंदर शुक्राणु जो है वो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं और लोगों ने क्लिनिक खोल रखे हैं ये कि जो ये शुक्राणुओं से कृत्रिम फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। तो हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा फिनोमेना बन गया कि नकली ढंग से बच्चा पैदा करने का दुकानें व्यापार चल गया जी। वो 3-4 लाख खर्चा करवाते हैं, फिर बच्चा करते हैं और बाद में जो बच्चा लेके जाते हैं वो पता नहीं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता जी। वो किसका बच्चा है, असली माँ बाप का है या नहीं है, ये भी कोई प्रूफ नहीं है जी। तो ये इतना धंधा अनएथिकल और इस लेवल पे आ गया है कि इसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं जी। इन सब के पीछे वजह क्या रही है, मेन वजह क्या है? ये वजह से पहले हम इसकी टोटल मैनिफेस्टेशन काउंट कर लें जी। वो जो हम सबको दिखेंगी वो जी। स्पर्म, सबसे पहले स्पर्म काउंट है जी। स्पर्म काउंट 113 मिलियन था पहले, आज से 50, 60, 70 साल पहले जी। आज कम होता होता 20 मिलियन पे आ गया। दैट मीन्स 5वां हिस्सा, 5वां या 6ठे हिस्से पे आ गया। तो ये पंजाब में बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये नहीं है सिर्फ पंजाब में हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है और पूरी दुनिया में भी ये फिनोमेना देखने को आ रहा है जी। और उसके साथ ही एबनॉर्मल स्पर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर काउंट हम करते हैं, जब उसकी पूरी रिपोर्ट आती है जी, जिसको हम सीमन रिपोर्ट बोलते हैं, तो उसमें एबनॉर्मल स्पर्म्स बहुत आते हैं, टूटे हुए स्पर्म्स बहुत आते हैं, स्लगिश स्पर्म्स बहुत आते हैं जी। क्योंकि स्पर्म्स में एक बड़ी नेचर ने बड़ी कमाल की चीज़ डाली हुई है कि वो स्पर्म प्रेगनेंसी करेगा जो सबसे स्मार्ट होगा जी। नेचर क्या करती है? नेचुरल सिलेक्शन करती है जी। अगली पीढ़ी को इम्प्रूव करने के लिए नेचर ये चाहती है कि जो सबसे अगली पीढ़ी स्ट्रॉन्गर हो जी। तो उसके लिए उसने एक फिनोमेना बना दिया कि जो सबसे स्मार्ट स्पर्म होगा वही सिर्फ प्रेगनेंसी करेगा जी। जो स्लगिश होगा, सुस्त होगा, टूटा हुआ होगा, वो प्रेगनेंसी नहीं करेगा जी। तो वो क्या काउंट ही इतना ज़्यादा कम हो गया पहले तो, फिर उसका स्ट्रक्चर अब नॉर्मल हो गया, फिर वो टूटे फुटे हैं, फिर स्लगिश हैं। तो ये सारा फिनोमेना पूरे का पूरा जो सीमन काउंट में पता चलता है जी। उसके बाद दूसरा आ गया कि अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसको हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस बोलते हैं कि अपने आप अबॉर्शन हो जाती है जी। एक तो अबॉर्शन हो किसी ने करवा दी, वो अलग बात है, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं जी। जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है कि अपने आप बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मैसिव। हालत ये आ गई है कि
प्रेगनेंसी पहले तो होती नहीं जल्दी जल्दी से जी। पहले कोई ज़माना होता था कि शादी होती थी और साल गुजरता नहीं था, सब पहले साल से पहले प्रेगनेंसी हो जाती थी, बच्चा हो जाता था। आज लोग ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं कब 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 प्रेगनेंसी हो जी। इंतज़ार करना पड़ता है कि प्रेगनेंसी होगी। और आपको आसपास में इतने कपल्स मिलेंगे जो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो ये फिनोमेना मैसिव हो गया फिनोमेना। ये पहले तो प्रेगनेंसी होती नहीं, हो जाती है तो अबॉर्शन होने की कोशिश करती है जी। दूसरे महीने तीसरे महीने स्पॉटिंग शुरू हो गई, पेन शुरू हो गई, तो वो क्या करेगा, या तो हो जाएगी एकदम से, या नहीं होगी तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग उसको स्टीरॉयड वो देंगे, दवाइयाँ देंगे, तो दवाइयाँ देके रोक लेंगे उसको। रोक लेंगे तो कोई ऐसा कुछ होंगे 9 मंथ्स पूरे कर जाएंगे। ज़्यादातर क्या होगा कि 6 महीने 7 महीने जाकर डिलीवरी हो जाएगी जी। तो शमाय से समय बच्चे जिसको हम बोलते हैं उसका फिनोमेना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रीमेच्योरिटी। जी। अब प्रीमेच्योरिटी इतनी खतरनाक चीज़ है कि जब बच्चा पूरी तरह से माँ के पेट में बना नहीं है तो उससे पहले अगर पैदा हो जाता है वो, तो उसको क्या करते हैं, उसका क्या प्रॉब्लम है कि उसको जब वो पैदा होगा तो वो सिस्टम उसका पूरा हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आईसीयू में लेके जाना पड़ेगा। तो जमता ही है वो आईसीयू में पहुंच जाता है, उसको निक्कू बोलते हैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, निक्कू। अब निक्कू का फिनोमेना पहले होता ही नहीं था, जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि 99% जो डिलीवरीज होती थी नॉर्मल होती थी, बच्चा कराया जाता था, 1-8% जो थी वो अब नॉर्मल थी। अभी भी ये फिनोमेना बहुत मैसिव हो गया। 6 महीने 7 महीने डिलीवरी हो जाती है, या बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत वीक पैदा होता है जी, तो वो बीमार बहुत होता है। तो ये पूरे का पूरा फिनोमेना जो है वो ये दिख रहा है। उसके बाद आप चले जाओ, जो मेल्स में एक चीज़ बोलते हैं उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं जी, कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें खास किस्म की चाहिए कि उसकी इरेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब वो प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगी तो प्रॉपर सेक्स नहीं होगा जी, तो सेक्स नहीं होगा तो बच्चा कैसे होगा जी। तो ये फिनोमेना मेल्स में इतना ज़्यादा हो गया, मतलब कि मैसिव है, लेकिन ये इतना सेंसिटिव मसला है कि उनको बताता नहीं है जी। तो जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे 10 साल पहले, तो हमें क्लू तो मिल गए जी कि ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा है। अब इसको कैसे सामने कैसे लाएं जी, तो वो बताता है नहीं, कोई भी अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड को भी कोई बताएगा नहीं जी कि मुझे ये प्रॉब्लम है जी। तो हमने क्या किया, केमिस्ट के पास गए हम लोग जी, कि अभी दवाइयाँ आ गई हैं इसको टेम्पररी ठीक करने की जी, तो उसकी सेल कितनी है जी, तो वो हम दंग रह गए जी कि इतनी सेल बढ़ गई है उनकी कि इवन यंग बच्चे जी 26, 30 साल के जो लोग हैं वो घर में जाते हुए गोली खा के जाते हैं जी। तो ये फिर हमने टेस्ट किया तो हमने पाया कि 40 से ऊपर वाले जितने मेल्स हैं उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन इतना कॉमन है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मेल्स जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफ़र कर रहे हैं जी। तो ये भी मैसिव फिनोमेना हो गया है जी। तो ये पूरे आगे फिर जो बच्चा पैदा होता है वो मंदबुद्धि हो रहे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे बहुत हो रहे हैं, पहले बहुत कम थे जी, 8,000 10,000 पीछे एक बच्चा था को कभी मंदबुद्धि होता था, आज बहुत मैसिव हो गया जी। हर बच्चे में से 8वां 10वां बच्चा जो है वो मंदबुद्धि हो रहा है। और अब स्कूलों में चले जाओ, स्कूलों में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो ये पूरे का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है जी, पूरे का पूरा जी। तो ये इसका जो अभी साइंटिफिक प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि आने वाले 10-20 साल में बच्चे होने बंद हो जाएंगे नेचुरल, सभी के सभी बच्चे नकली ढंग से पैदा होंगे जी, जो होंगे भी, और नकली ढंग से पैदा हुआ बच्चा कभी भी पूरा स्ट्रॉन्ग स्टडी और नॉर्मल नहीं होगा, उसमें दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। तो ये सारे का सारा फिनोमेना जो है ये हो क्यों रहा है जी, क्योंकि ये जितनी लामतें हमने गिनी आप अपने आसपास में देखोगे बहुत मिलेंगी आपको, बहुत मिलेंगी, घर घर का फिनोमेना है। और वो फीमेल की बात हम रह गई कि फीमेल में क्या लामतें हैं, ये तो मेल की लामतें हो गई ना जी। फीमेल में आप देखो पीसीओडी नाम की चीज़ है जी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, कि ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, पानी सी गांठें बन जाती हैं जी। अब लड़कियों के तुम्हें अल्ट्रासाउंड करा के देखो, हर तीसरी लड़की में ये पॉजिटिव है जी, हर तीसरी लड़की में पॉजिटिव आ रहा है। उसकी नेट लामतें क्या है कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स मैसिव हैं जी, ना मैसेज आने का कोई टाइम है, ना आने के कोई दिन है, ना पीरियड कितने आने कितने उसका कोई, ना जब बंद होने उसका कोई हिसाब किताब है, कोई हिसाब किताब नहीं रहा। मेंस्ट्रुएशन इतने रेगुलर होते थे कि 15-16 साल 17 साल में मेंस्ट्रुएशन शुरू होने हैं जी। जिस लड़की को जितने दिन का मेंस्ट्रुएशन आना उतने दिन का ही आना, उसके बाद बंद हो जाना है। कितना ब्लड आना है वो भी फिक्स्ड है जी। कितने दिन के बाद पूरे एग्जैक्ट 28 डेज का साइकिल है कि 29 डेज का साइकिल है, वो भी एग्जैक्ट पूरा एग्जैक्ट था। और कितने साल में बंद होने हैं वो भी 45 और 50 के बीच में बंद हो जाते हैं जी। आज पूरे का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गया
जी। 8-8, 10-10 साल की बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन आ रही है जी। और मेंस्ट्रुएशन भी इतनी आती है कि वो बंद ही नहीं होती। जी। बच्चियों को 8-8 साल की बच्चियों को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है कि जी डॉक्टर साहब ये तो पीरियड शुरू हो गया इसका इतनी जल्दी और फिर बंद नहीं हो रहा। जी। तो ये सारे का सारा जो फिनोमेना है, पीसीओडी वाली लड़कियों को फिर वो हेयरीनेस हो जाती है, फेस पे बाल आने लगते हैं, बॉडी पे बाल आने लगते हैं, मेल लाइक। और उसके इसके साथ वो जो एक फिनोमेना आपने देखा होगा, जो लड़कों का बॉडी स्ट्रक्चर है वो फीमेल जैसा हो रहा है जी। उनकी अब लड़कों की ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगी है जी। उनकी ब्रेस्ट की जो स्ट्रक्चर है वो लड़कियों जैसी होने लगती है, बॉडी फैट लड़कियों जैसा होने लगा है। और लड़कियों में ये बालों वाली प्रॉब्लम होगी, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब। जैसे हमने ये देखा कि 8-10 साल की लड़कियों को मैसेज आ रहे हैं, लड़कों में जो दाढ़ी मूछे हैं वो लेट हो रहे हैं उल्टा। जी। जब मैं पढ़ता था 10th क्लास में, तो हमारी 10th क्लास में जाते जाते सबके दाढ़ी आ जाती थी जी। जिसके नहीं आती थी उसको मजाक करते थे लोग। आज अब 10वीं क्लास में जाके देख लो किसी स्कूल में, आपको लगभग 70-80% लड़के मिलेंगे जो अनदाढ़ी होंगे। जी बिल्कुल, उनमें दाढ़ी नहीं आई होगी। 70-80% हमारे वहाँ होते थे बड़े, 10वीं तक जिसको दाढ़ी नहीं आई तो उसको मजाक करते थे जी। कि ये वो गड़बड़ है भाई। तो ये पूरे का पूरा फिनोमेना जो है सारे का सारा डिस्टर्ब हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगली पीढ़ी का जो भविष्य है वो पूरे का पूरा थ्रेटन्ड है। सिविलाइजेशन ही थ्रेटन्ड है जी। हमारी सिविलाइजेशन चलेगी कैसे चलेगी अगर अगली पीढ़ी नहीं आ रही तो। जी बिल्कुल। तो पूरे का पूरा सिविलाइजेशन खतरे में आ गई है जी। अगर बच्चे ठीक से पैदा नहीं होंगे तो सिविलाइजेशन नहीं चल सकती जी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत एक इमरजेंसी सिचुएशन है जी। आज। कोरोना वायरस इमरजेंसी नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ शुड बी द इमरजेंसी कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ डैमेज क्यों हो रही है, डिस्टर्ब क्यों हो रही इतनी ज़्यादा, तो उसकी कोई इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर कर रहा। जी। तो वो जो उसको उसके रीजंस ढूंढने चाहिए और उसके रीजंस कुछ समझ आ रहे हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा करनी चाहिए मुझे लगता है फोकस, ताकि हमारी सिविलाइजेशन का भविष्य जो है, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य है, इतने मंदबुद्धि बच्चे हम कहाँ लेके जाएंगे। सही बात है जी बिल्कुल। कितने पिंगलवाड़े खोलेंगे हम लोग जी। तो वो उनको उनकी मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम। अब आप देखोगे हर शहर में वो ऑटिस्टिक बच्चों को और सेंटर खुल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत खतरनाक फिनोमेना है। तो इसका जो रीज़न फिर वही है जी, हवा, पानी और भोजन। जी। क्योंकि हम कुदरत के बच्चे हैं जी। जो जितनी हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, कहीं ना कहीं कुदरत से ही पैदा हुई है जी। और जब हम कुदरत को डिस्टर्ब कर देंगे तो वो कुदरत की डिस्टर्बेंस हम में रिफ्लेक्ट करेगी, हम में आएगी। जी। तो हमने हवा का सत्यानाश मार दिया, जो इंडस्ट्री हमारी है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि हमारा पूरे का पूरा पानी पोल्यूट कर रही है। जी। खेती का हमारा मॉडल इतना गंदा हो गया कि वो भोजन भी जहरीला हो रहा है और नीचे से इतना गहरा पानी हम निकाल के ऊपर फेंक रहे हैं, वो भी जहरीला है। जी। पानी भी जहरीला है और भोजन भी जहरीला है और हवा भी जहरीली है। जी। तो इतने जहरों में घिरा हुआ जो मनुष्य है उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो रही है। तो ये कोई अचंबा नहीं है जी। ये कोई अचंबा नहीं है और ये एक्सट्रीम सिचुएशन है। नेचर ने इस पर रिजर्व दिया हुआ था हमको, वो रिजर्व हमने एग्जॉस्ट कर दिया। अब वी शुड डिक्लेयर एन इमरजेंसी कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो रहा है तो इसके कारण ढूंढो और उसको फौरी तौर पे ख़त्म करो। और कारण वही है, आप ठीक से हवा को शुद्ध करो जी। पानी का कहाँ से कौन पोल्यूट कर रहा है उसको कोई टॉलरेट नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस ऑन वाटर पोल्यूशन। जी। पानी के पोल्यूशन पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। को पानी को कर दे पोल्यूट करता है जो, उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई इंडस्ट्री है चाहे वो कोई और है। जी। तो तीसरा भोजन है हमारा कि भोजन को जो जितना प्रोसेस्ड भोजन हम खा रहे हैं, ये जो बर्गर हैं, पिज़्ज़े हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम वगैरह, हाँ ये जो सारे के सारे केमिकल बेस्ड और प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। और जो भी हमारे शरीर को डैमेज करेगा, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करेगा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, तीनों हेल्थ आपस में जुड़ी हुई हैं। जी। शरीर की हेल्थ, मन की हेल्थ और हमारी प्रजनन क्रिया की हेल्थ, तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। हमारा शरीर भी बीमार हो रहा है, हम शारीरिक तौर पे ऐसी बीमारियों से घिर चुके हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। जी। दूसरा हमारे माइंड का हालत आपके सामने है, जो आज हमारी मानसिक अवस्था है, जितनी चिंताएं हमको, जितनी डिप्रेशन है, ये कोई नॉर्मल थोड़ी है। जी। क्योंकि आज हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस कहाँ ज़्यादा है आज तो ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है। जो पुराना मनुष्य था जिसको रात को खाते हुए सुबह का पता नहीं होता था जी बिल्कुल कि सुबह का खाना मिलना है कि नहीं मिलना। जी। आज तो सरकार ने पूरा हमको दे दिया इंश्योरेंस कि आपका पैसा हो ना हो आपको 2 रुपए किलो अनाज मिल जाएगा। ये कभी था? तो इसका मतलब स्ट्रेस, एक्चुअल लाइफ में स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं है। वो हमने केमिकल से इतने ज़्यादा अपनी बॉडी को वीक कर लिया कि बॉडी स्ट्रेस
झेलती नहीं है जी। योर बॉडी इज अनएबल टू बियर द स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत कम हो गया अब पहले से, पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, आपकी एग्जिस्टेंस खतरे में थी जी। तो उसको हम समझें कि हमने जो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वीक किया, वो मैन मेड केमिकल्स उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हमारा जो फूड कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया हमने कि नेचुरल खाना है, अनकुक्ड खाना है, और पहले तो पैदा ठीक करना है जी। उसको स्टोर ठीक करना है, उसको कुक ठीक करना है और ठीक से खाना है। ये 4 स्टेप हैं। चारों स्टेप्स में हमने गड़बड़ कर दी जी। ना तो हम भोजन ठीक से पैदा कर रहे हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसमें केमिकल डालते हैं, रसोई में हमने अजीब अजीब चीज़ें ले आए, हम लोग कुकर ले आए, माइक्रोवेव ले आए, फ्रिज ले आए, तो उसमें हम जो प्रोसेसिंग करते हैं वो बड़ी अजीब है। एल्यूमिनियम के बर्तन ले आए जी। अब हमारे बुजुर्ग कहाँ एल्यूमिनियम का बर्तन यूज़ करते थे, कोई नहीं यूज़ करता था, पीतल के करते थे। एल्यूमिनियम ले आए और अब नॉन स्टिक ले आए, वो उससे भी खतरनाक है। तो फिर हम जो खाते हैं हर चीज़ प्रोसेस्ड है हमारे पास। जी बिल्कुल। अब ये जो इंडस्ट्री है, इसको खेती को कंट्रोल करके सब्र नहीं आया इसको, इसकी इनका लालच इतना बड़ा है कि वो फूड पहले ले जाते हैं, उसको फिर प्रोसेस करके फिर हमारे पास भेजते हैं। जी बिल्कुल। चाहे वो फल हैं उसको प्रोसेस कर लेते हैं, रियल जूस बना दिया उन्होंने। रियल जूस क्या है, रियल को अनरियल कर दिया, नकली कर दिया। जी। तो पूरे का पूरा भोजन जो कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड आ रहा है। तो ये सारे का सारा फिनोमेना कहीं ना कहीं हमने जो डिस्टर्ब किया, इससे हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ डैमेज हो रही है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ डैमेज होना कोई ऑर्डनरी फिनोमेना नहीं है, आम नहीं है, ये बहुत ही सीरियस किस्म का इशू है, बहुत सीरियस किस्म का इशू है। पूरे के पूरे समाज को, पूरी की पूरी मनुष्य जाति को जी। इसके लिए एकदम से एफर्ट्स करनी चाहिए। और एफर्ट्स वही है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन। डॉक्टर साहब, आजकल शुक्राणुओं को ठीक करने के लिए कुछ मेल दवाइयाँ लेते हैं। अब जैसे प्रेगनेंसी अगर ठीक से नहीं होती तो फीमेल्स भी दवाइयाँ लेती हैं, तो क्या ये दवाइयाँ लेना ज़रूरी होता है या इनको लेनी चाहिए दवाइयों को? ये वंदना आपने बहुत बढ़िया पूछा, क्योंकि आज जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है जी। हर चीज़ की दवाई बना दी उसने। जी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी दवाई बना दी कि आपने अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, आप दवाई खाओ और उससे आपका टेम्पररी सोल्यूशन हो गया। जी। टेम्पररी तो ठीक है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, जी। आज डेथ्स हो रही हैं उससे। जी। और क्योंकि क्या होता है कि कोई भी दवाई आप खाओगे, केमिकल खाओगे, तो उसकी डोज बढ़ती जाएगी आपकी। जी। जो पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए दवाई आई थी वो थी 50 मिलीग्राम की। जी। अभी मैंने पूछा, मेरे दोस्त हैं जो केमिस्ट हैं, तो कितनी लोग खा रहे हैं, कहते हैं ये 3-3 गोलियाँ, 2-2 गोलियाँ, 4-4 गोलियाँ खा रहे हैं लोग अपने आप। जी। तो उसके साथ क्या करते हैं, पहले तो शराब पी लेते हैं। जी। ज़्यादातर मेल्स क्या करते हैं जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, शराब पिएंगे, उनको शराब से टेम्परेली थोड़ा सा राहत मिलती है और साथ में गोलियाँ खा लेंगे। जी। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवाई है। जी। तो ये बहुत खतरनाक फिनोमेना है, बहुत खतरनाक फिनोमेना है। सिमिलरली प्रेगनेंसी करने के लिए स्टीरॉयड्स खा रहे हैं, डॉक्टर स्टीरॉयड्स पे डाल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर उसके लिए स्टीरॉयड पे डाल रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स आप देखोगे जिनको स्टीरॉयड पे डाल रखा है। जी। ये जैसे वो खतरनाक फिनोमेना है, जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो खतरनाक फिनोमेना है, दवाइयाँ खाना उससे भी ज़्यादा खतरनाक फिनोमेना है। जी। क्योंकि दवाइयों से आपकी बॉडी और ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। जी। टेम्पररी आपको राहत मिल जाएगी, जी। लेकिन आपकी बॉडी लॉन्ग टर्म में वो और डिस्टर्ब हो जाएगी, और आपकी जो लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ है और आपकी जो हेल्थ है वो और नीचे आ जाएगी, और नीचे आ जाएगी, चाहे वो स्टीरॉयड्स फीमेल्स खा रही हैं या मेल्स खा रहे हैं। जी। तो और दूसरी गल जो फाइनेंशियल तबाही होती है वो अलग बात है, क्योंकि ये बातें इतनी सीक्रेटिव हैं कि लोग इसके लिए बहुत अंधेधुंध पैसे लेते हैं। जी। क्योंकि उनको पता है कि ये बंदे की सेंसिटिव पॉइंट है, तो वो पैसा जब लेते हैं, जो बिज़नेस करते हैं लोग, जैसे बच्चा पैदा करने वाले हैं या ये डॉक्टर हैं या ये जो केमिस्ट हैं, तो वो दवाई अननेसेसरली महंगी हैं और बहुत कॉस्टली, सारा सिस्टम बहुत कॉस्टली है। जी। तो उसकी बजाय मैं सब स्रोतों से कहना चाहूँगा कि इसकी बजाय आप अपना फूड ठीक करो। जी। और फूड ठीक करने से आपकी प्रॉब्लम ये ठीक होने लगेगी। जी। अगर हेल्प लेनी है कोई तो एलोपैथिक दवाई की मत लो। जी। देयर आर सर्टन हर्बल मेडिसिन्स जिसकी हेल्प ली जा सकती है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं उसमें। जी। तो उसमें 3 लेवल की मुझे चाहिए कि एक तो फूड ठीक होना चाहिए। जी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फूड ठीक होना चाहिए। जी। आप रॉ फूड कंज्यूम करना शुरू करो, 50% कच्चा खाओ, अनपका, जी। और मिलेट्स खाओ। जी। और साथ में आप जो है ड्राई फ्रूट्स और जो नट्स हैं या जूसेस हैं, जी। ये पूरे का पूरा डाइट चेंज करोगे वो आप, तो आपको एकदम से
उसका डिफरेंस दिखेगा हेल्थ में, तो स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा जी। तो और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ठीक होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ठीक होगा। और साथ में इसके साथ जो फिजिकल एक्टिविटी है और फिजिकल हेल्थ एक्सरसाइज है जी। उसको भी जोड़ा जा सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड जी। जो अब फिजिकल काम करना और फिजिकल एक्सरसाइज करनी गुड फूड के साथ इसका बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। उसके बाद फिर होम रेमेडीज़ हैं बहुत अच्छी जी। इसमें होम रेमेडीज़ हैं बहुत, घर में अगर हम लोग कुछ होम रेमेडीज़ यूज़ करेंगे तो उनका भी बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट होगा। फिर आगे हर्बल मेडिसिन हैं या होम्योपैथी की मेडिसिन है जी। तो ये मुझे लगता है कि एलोपैथिक दवाइयाँ खाने से ये ज़्यादा मच बेटर है, ये इनका कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं। एलोपैथिक दवाइयाँ जो आपको डिपेंडेंट कर देंगी एक तो बहुत ज़्यादा, और दूसरी बात उसका टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे जी। तो ये मुझे लगता है कि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, जो हवा की, पानी की और मिट्टी को साफ़ करने की लड़ाई तो लड़नी चाहिए जी। वो समाज को बड़े लेवल पे लड़नी चाहिए। उसके लिए हमको ज़ीरो टॉलरेंस की अप्रोच अपनानी चाहिए कि ये जो लोग फूड में केमिकल डाल रहे हैं या पानी में जो पोल्यूशन कर रहे हैं या हवा में पोल्यूशन कर रहे हैं, हमको टॉलरेट नहीं करना चाहिए जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमको प्रमोट करना चाहिए। किसानों को हम जैसे फैमिली किसान बनाएं, जी बिल्कुल, फैमिली डॉक्टर बनाए ना बनाए, फैमिली किसान जरूर बना लें जो हमको जहर मुक्त भोजन दे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम आज खेती का मॉडल ठीक कर लेना वंदना, तो मुझे लगता है समाज की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसे पानी की कितनी ज़्यादा अभी प्रेडिक्शंस हो रही है कि पंजाब में पानी ख़त्म होने जा रहा है और पंजाब बंजर होने जा रहा है, तो ये हम अगर अपना खेती का मॉडल चेंज कर दें तो जहाँ पे जहर मुक्त खाना मिलेगा हमको, वहीं पे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी इम्प्रूव करेगी और पानी की जो समस्या वो भी हल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमको फैमिली फार्मर अडॉप्ट करने चाहिए और उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि भाई आपका अगर महंगा पड़ता है आपको तो हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे, लेकिन हमारे लिए आप जहर मुक्त उगाओ जी। फिर हम उगा करके कंपनियों को ना दें जी। हम जो उसका जो प्रोडक्ट है उसको खुद हैंडल करें गाँव में, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, ताकि उनको फिर जो आगे पोल्यूट कर रहे हैं, अब स्टोरेज में कितनी पोल्यूशन होती है, इतनी गंदी वो केमिकल डालते हैं स्टोर करने में जी बिल्कुल, वो सेल्फॉस है और पता नहीं क्या स्प्रे करते हैं उसमें, वो सब्जियां हैं चाहे तो वो हम सीधा हमारी फार्मर टू कंज्यूमर के बीच में जो बहुत गंदी किस्म के लोग आए हैं जिनका सिर्फ धंधेबाजी है, जिनका काम, और उसको और जहरीला कर देते हैं, उसको हटाएं हम लोग। और फिर किचन में हमारे जो नेगेटिव हम यूज़ कर रहे हैं उसको हटाएं, कुकर को हटाएं, माइक्रोवेव को हटाएं, एल्यूमिनियम को हटाएं, नॉन स्टिक को हटाएं, कुकिंग जो अर्दन पॉट्स हैं, मिट्टी के बर्तनों में कुकिंग जो है वंडरफुल कुकिंग है, स्लो आंच पे जी। जितने हम तेज आंच पे बनाते हैं उससे भोजन के जो डिस्ट्रॉय होते हैं। वो जो पुराना हमारा सिस्टम था पाथियों वाला, हारे वाला, वो इतना वंडरफुल था, उसमें स्लोली भोजन पकता था, तो उसका जो फूड वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी जी। तो कहीं ना कहीं हमको हमारी खेती के ऊपर केंद्र बना के, रसोई को केंद्र बना के या अपने फूड को केंद्र बना के कहीं ना कहीं अपने समाज को इस संकट से निकालना पड़ेगा। दवाइयाँ खाना कोई हल नहीं है जी। ना दवाइयाँ किसी बीमारी का आज तक कोई हल नहीं कर सकी जी। ना किसी को दवाइयों से सेहत मिलती है ना मिल सकती है, क्योंकि दवाइयाँ खुद एक पोल्यूशन है जी। हमारी बॉडी ऑलरेडी पोल्यूटेड है, पोल्यूटेड को और पोल्यूट कर रहे हैं हम लोग इतने गंदे और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खा के। तो हमको कहीं ना कहीं हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं वहीं पे आना पड़ेगा, नेचर के पास में। हमने नेचर को भी डिस्टर्ब कर रखा है, हमारी बॉडी को भी डिस्टर्ब कर रखा है, तो हम नेचर की गोद में जाएं। हम नेचर के बच्चे हैं, कुदरत के बच्चे हैं। जैसे जैसे हम कुदरत की गोद में जाएंगे तो हमारी सब समस्याएं ठीक हो जाएंगी जी। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।